प्रेस के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। कांग्रेस कमेटी की ओर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और कोविड-19 की लड़ाई में आप एक योद्धा की तरह लड़ रहे हैं, इसके लिए भी हम पूरी कांग्रेस पार्टी आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। साथियों, बहुत सहयोग आप लोग का भी मिला और लगातार पिछले 5-6 दिनों से हमने भी अपनी बात आपके माध्यम से सब तक पहुंचाई। जिस दिन लॉकडाउन फर्स्ट शुरू हुआ उस दिन एक विचित्र सी परिस्थिति सबके मन में थी, प्रदेश में, देश में। और लॉकडाउन 1 के समाप्त होते होते तक एक दौर ऐसा आया कि जो प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश के या अन्य प्रदेशों के जो बाहर प्रदेशों में अपनी 2 वक्त की रोटी कमाने गए थे, उनका शायद विश्वास उठ गया, इकबाल ख़त्म हो गया और शायद कहीं ना कहीं वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगे, बेबस महसूस करने लगे, क्योंकि जहाँ वो काम करने गए थे वो संस्थानें बंद थीं, उनके पास खाने को पैसे नहीं बचे थे और उन्होंने तय किया कि वो अपने वतन को वापस लौटेंगे, अपने गांव को वापस जाएंगे। मैं याद भी दिलाना चाहती हूँ कि एक आह्वान किया था प्रदेश के मुखिया ने कि हम सभी प्रवासी मज़दूरों को वापस लेकर आएंगे। एक सपना दिखाया उन प्रवासी मज़दूरों को, पर हकीकत कुछ और थी। ना उतनी ट्रेनें चली, ना उतने और साधन पहुँचे और मजबूर प्रवासी मज़दूर अपनी जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधों पर लेकर निकल पड़ा और उत्तर प्रदेश की सड़कों पर, हाईवेज़ पर, डिस्ट्रिक्ट हाईवेज़ पर, स्टेट हाईवेज़ पर, जहाँ तक आपके कैमरे की नज़र गई, जहाँ तक हमारी नज़रें गई, कतार की कतार, हज़ारों लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर चलते हुए अपने गांव के लिए निकल पड़े। आपने दिखाया, हमने देखा कई महिलाएं, गर्भवती महिलाएं जिनका प्रसव भी हुआ सड़कों पर, छोटे छोटे बच्चे जिनको उनके पिताओं ने कंधे पे लाद करके हज़ारों लाखों किलोमीटर का सफ़र तय किया। एक पीड़ा, एक वेदना चारों तरफ थी। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने ये निर्णय लिया, हम सब के सहमति से निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि हम 1000 बसें उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी ओर से देंगे, सेवा भाव से देंगे, ताकि ये जो प्रवासी मजदूर जो सड़कों पर चल रहे हैं, इनको इनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाया जा सके। प्रियंका जी ने प्रस्ताव किया, आप सब ने वो घटनाक्रम देखा, दिखाया भी, छापा भी कि किस तरह से एक सेवा भाव से दिए गए प्रस्ताव पर किस तरह से राजनीति हुई। प्रियंका जी ने प्रस्ताव दिया था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया था। उनके स्वीकार करने पर ही 1000 बसें लेकर के हम उत्तर प्रदेश राजस्थान की सीमा पर 36 घंटे से भी ज़्यादा खड़े रहे। पर अफसोस की बात यह है कि प्रवासी मजदूरों के प्रति झूठी संवेदना रखने वाली ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वायदे तो किए पर उसको निभाया नहीं। बसें खड़ी रही, लौट गई और एक दौर शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का। कहा गया कि जो बसों की सूची दी गई आदरणीय प्रियंका गांधी जी के ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ को, उस सूची में उन्होंने कहा कि कुछ कमियां थी। मैं आपके सामने कुछ फिगर्स लाना चाहती हूँ, तथ्य लाना चाहती हूँ। आज ही राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी ने
और वहाँ के परिवहन मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जयपुर में, और उन्होंने ये तथ्य प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, दस्तावेज के माध्यम से अपने प्रदेश की जनता को भी और देश की जनता को भी बताया है, स्पष्ट किया है। इसको ध्यान से सुन लीजिए। जो सूची 18/4/2020 को कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को बसों पब्लिक वाहनों की जो सूची दी गई है, उसमें से 1034 की संख्या की बसें हैं। इसे स्पष्ट कर लीजिए, 1034 की संख्या की बसेस हैं। इसके प्रमाण राजस्थान की सरकार ने, परिवहन मंत्री ने जारी कर दिए। इनके न कागज में, न रजिस्ट्रेशन में कोई कमी थी और न किसी भी तरह की कोई संशय 1032 के फिगर की है। मैं इसलिए इस बात को बार बार दोहरा रही हूँ कि प्रियंका गांधी जी ने ये वायदा किया था कि हम 1000 बसें उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों को देंगे, और 1000 बसों से अधिक 1032 बसें की जो सूची हमने दी थी, उसमें 1032 की संख्या के सारे कागज सही भी हैं और उसके साथ साथ वो बसों के नाम पर ही अंकित है। एक भ्रम फैलाया गया प्रदेश और देश में कि कांग्रेस पार्टी ने जो सूची दी है उसमें कुछ कमियां हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो वायदा हमने किया था, जो संकल्प प्रियंका गांधी जी का था, वो कल भी सच्चा था, आज भी सच्चा है। हमने जो वादा किया था 1000 बसेस का, उससे अधिक बसों की सूची हमने दी थी, और आज राजस्थान सरकार ने भी उसको प्रमाणित कर दिया है। और जहां भी आवश्यकता पड़ेगी, जिस मंच पे आवश्यकता पड़ेगी, जिस न्यायालय में आवश्यकता पड़ेगी, हम उसको सिद्ध करेंगे। केवल उत्तर प्रदेश का जो दावा है, सरकार का जो दावा है, वो खोखला है और झूठा है। ये सिद्ध करता है कि इनके अंदर किसी भी तरह की संवेदना 42 डिग्री टेम्परेचर में चल रहे श्रमिक मजदूरों के साथ नहीं है। यदि होती तो जितनी बसें ये प्रमाणित कर रहे थे कि सही हैं, उतनी बसें तो चलाते, पर केवल इसलिए कि इनको उनसे, उनकी वेदना से कोई मतलब नहीं था, इसलिए उन बसेस उन्होंने अस्वीकार करी। एक बहुत विस्तार से बताएंगे चौधरी जी हमारे उपाध्यक्ष, पर एक बात मैं रेफरेंस आपको बता दूं। एक नई कंट्रोवर्सी शुरू करी है कि राजस्थान के कोटा में जो बसें गई थी, उसका पैसा राजस्थान सरकार ने लिया है। पत्र के बारे में जो पत्राचार हुआ वो चौधरी जी बताएंगे। बस केवल मैं आपको 2-3 सीक्वेंस ऑफ इवेंट ज़रूर बता दूं कि जब कोटा से बसें बच्चों को लाने के लिए भेजी गई, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 250 बसें भेजी थी, और पत्र के माध्यम से उन्होंने ये मांग किया था कि ये बसेस कम पड़ रही हैं, अपर्याप्त हैं, आप हमें 100 बसें और उपलब्ध कराइएगा। 100 बसें उपलब्ध कराने की बात कही थी, और राजस्थान सरकार ने 94 बसें, जितनी आवश्यकता थी उतनी उपलब्ध भी कराई थी। उसके अलावा एक स्वाभाविक निर्णय होता है एक कॉरपोरेशन प्रदेश के और दूसरे कॉरपोरेशन के बीच में। जब उत्तर प्रदेश सरकार का ये प्रस्ताव गया था, तो पत्र भी चौधरी जी आपको दिखाएंगे, आप चाहेंगे तो आपको उपलब्ध भी करा देंगे। उसमें स्पष्ट लिखा है, ये प्रस्ताव था उत्तर प्रदेश सरकार का कि हमारी बसें आपके यहाँ जा रही हैं, आप इसमें डीजल भरा दीजिए, और डीजल का जो पैसा होगा उसका ब्यौरा, सत्यापित ब्यौरा आप हमें भेजेंगे, उसका पेमेंट उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। जो प्रथम पत्र है ये उसमें स्पष्ट है, और ये
राजस्थान ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन और यूपी एसआरटीसी के बीच में ये पत्राचार हुआ था। ये प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार ने भेजा था। तो मैं सिर्फ आपसे इतना बताना चाहती हूँ कि संवेदना, जब इन्होंने ये अपनी बसें 250 भेजी थी तो क्या राजस्थान सरकार ने उन बसों का आकलन कराया था? क्या कोई रोड़ा अटकाया था? क्या लिस्ट का सत्यापन किया था? क्या नंबर की चेकिंग की गई थी और ट्विटर पर एक झूठी कहानी शुरू की गई थी? क्योंकि कांग्रेस पार्टी, आज हमें खुशी है कि कोटा के बच्चे अपने घर में सुरक्षित हैं। हम स्वागत करते हैं इस बात का। पर आप मुझे बताइए कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी वहाँ पे, हमने तो खुले हाथों से उनका स्वागत किया, उनके इस प्रस्ताव को स्वीकारा, बिना किसी जांच के, बिना कोई सवाल पूछे हमने इनसे कहा कि आप हमारे यहाँ, आपका स्वागत है, आप आइए। क्योंकि हम संवेदनशील थे उन बच्चों के प्रति, उनकी तकलीफ़ों के प्रति। अब मैं अपने साथी, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष चौधरी जी से अनुरोध करूंगी कि इसके बारे में विस्तृत से आपको जानकारी देंगे, जो पत्राचार हुआ था साक्ष्य के साथ। मीडिया के साथियों को नमस्कार। जैसा कि अभी आपके सामने हमारी सीएलपी लीडर आदरणीय श्री मोना जी आपको बता रही थी, उन सभी बिंदुओं पे आप सब कई दिन से लगातार उत्तर प्रदेश के मंत्री झूठ पर झूठ और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। आदरणीय मोना जी ने उन बिंदुओं को पूरी स्पष्ट रूप से आपके सामने रखा और कांग्रेस पार्टी, जिसके नेता ने पहले ही मानवता के आधार पे लोगों की सेवा करने का व्रत उठाया था, ये बीड़ा हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने पहले ही कहा कि हम श्रमिकों की सेवा करना चाहते हैं, हम आपके साथ मिल के उन सब की मदद करना चाहते हैं। आप सबसे मेरा एक सवाल है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब पहली कॉन्फ्रेंस की थी अपनी, तो उन्होंने कहा था कि इस आफत में, इस महामारी में कोई भी व्यक्ति कितनी भी जिसकी जो क्षमता हो वो मदद कर सकता है। तो हमारी नेता ने अगर मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसे स्वीकार करना चाहिए था। इस तरह के रोड़े अटका के, तमाम उसमें अड़ंगे लगा के, उसको बदल के कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये अपना चरित्र, जो उसकी गरीब विरोधी चरित्र है, जो श्रमिक विरोधी चरित्र है, उसको उजागर करती है। और आज एक नया प्रकरण शुरू किया है। 2 दिन से आप देख रहे होंगे एक नए प्रकरण पे रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री दिनेश शर्मा जी आज प्रेस वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने, राजस्थान सरकार ने, जिसमें 36,06,600 कुछ रुपए का भुगतान किया, इन्होंने, राजस्थान सरकार ने मांगा। मेरे पास वो प्रमाण है, अभी आदरणीय मोना जी ने उसे ब्रीफ किया। मैं बताना चाहता हूँ सब साथियों को कि किसी भी कॉरपोरेशन में, किसी भी निगम में, किसी भी 2 सरकारों के बीच में इस तरह के लेन देन की प्रक्रिया ये नई नहीं है, ये पहले से चलती आ रही है। इसमें कुछ नया नहीं हुआ है जो आज उनके मंत्री चीख चीख के चिल्ला रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आदरणीय दिनेश शर्मा जी, आप तो पेशे से शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, समाज को नई दिशा देते हैं। हमारी आपसे विनती है कि आपको इस तरह से झूठ बोलना शोभा नहीं देता है।
और कतई शोभा नहीं देता। आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और योगी जी के कहने पे आप रोज झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। और इस पे मैं इन पत्रों के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, ये साक्ष्य है माननीय दिनेश शर्मा जी, जो आपने कहा कि 36,669 रुपये हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्थान सरकार को दिया है। ऐसा कुछ नहीं है। आप ये देखिए, ये पहला पत्र उत्तर प्रदेश के एमडी हैं, ये आपके सामने हाजिर है। उत्तर प्रदेश के एमडी परिवहन विभाग के राजशेखर जी ने पत्र लिखा है और राजस्थान सरकार के एमडी नवीन जैन को लिखा है। ये पत्र आज का नहीं है, ये पत्र 18 अप्रैल का है। ये देख लीजिए, इस पत्र के लास्ट में उन्होंने क्या लिखा है, ये भी मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। अंतिम लाइन जो राजशेखर जी ने लिखा है कि कृपया उपरोक्त बसों में राजस्थान राज्य परिवहन निगम द्वारा निर्गत डीजल की मात्रा एवं दरों का विवरण अधोहस्ताक्षरित को प्रेषित करना चाहे ताकि उसके भुगतान की अग्रेतर कार्रवाई को की जा सके। ये इनके परिवहन विभाग के एमडी का लिखा पत्र हुआ। यही पत्र नहीं, ये पत्र तो इन्होंने 18 अप्रैल को लिखा है। इसके बाद आप देखिए, ये 27 अप्रैल का पत्र है। ये पत्र 27 अप्रैल का है। इस पत्र में भी उन्होंने जो लिखा है, आप कहेंगे मैं इसको पढ़ता हूँ, उनके नीचे की लाइन, ये इन्होंने लिखा है, श्री राजशेखर जी ने लिखा है, जो एमडी है परिवहन निगम के। उन्होंने लिखा, आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार बसों का तिथिवार विवरण एवं उन पर व्यय का विवरण इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे कि औचित्यपूर्ण भुगतान हेतु अग्रिम कार्रवाई उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा की जा सके। ये पत्र आप सबके सामने है। आप यह बताइए, आज उन्होंने जो मुद्दा उठाया है कि राजस्थान सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से कोटा से जो बसें आई थी उसके बसों का पैसा मांगा। ये पत्र आपके सामने हाजिर है। ये बताइए, ये पहले से चली आई हुई परंपरा है। डीजल के पैसे के लिए जो उन्होंने राजस्थान सरकार को लिखा था, उसका भुगतान उन्होंने किया है। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि ऐसी परंपराएं क्या पहली बार हुई हैं? अगर पहली बार हुई है तो ये क्या है कि इस आफत के समय में राजस्थान सरकार ने नोटिस भेजा है? ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह की परंपराएं दो सरकारों के बीच में, निगमों के बीच में इस तरह का पिछले सब वर्षों से चली आ रही है। ऐसा कुछ नया राजस्थान सरकार ने नहीं किया है। ये मेरा आपसे कहना था। इस पत्र की कॉपी आपको चाहिए तो हम आपको उपलब्ध करा देंगे। साथ ही साथ आप ये जानते हैं कि इस आफत की घड़ी में, इस महामारी की घड़ी में अगर 36 लाख रुपए का भुगतान उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है तो उन्होंने उस परंपरा को निभाया है। कहीं राजस्थान सरकार ने उनसे पैसा मांगने की कोशिश नहीं की। एक मिनट, अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो हमारे कुछ साथी बैठे हैं, चेयरमैन साहब, उसको बता लें, फिर आपके प्रश्न का जवाब हम देंगे आराम से। भाई शाहनवाज जी, हम चाहते हैं कि आप सोच रखें। इसमें एक चीज़ मैं जोड़ना चाहती हूँ जो चौधरी जी ने कही कि इसमें इन्होंने जब हमसे बसेस भेजी थी हमने, तो हमसे उन्होंने कहा था कि यहाँ पर 250 जो बसें भेजी हैं, इन बसों में आप डीजल डलवा दीजिएगा। और उन्होंने लिखा, ये भी लिखा था, ये स्पष्ट लिखा था कि जो आगरा से कोटा जा रही बसें, उनमें वो 150 बसें हैं, उनमें से 120 लीटर प्रति बस की दर, प्रति बस उसमें डीजल डलवाया जाए। और जो बसें झांसी से गई हैं उनमें 60 लीटर प्रति बस के हिसाब से डीजल डलवाए। ये स्पष्ट रूप से उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने प्रस्ताव में लिख के भेजा था। इसमें ये कहीं भी संशय नहीं है। ये प्रस्ताव जो गया था, ये बिंदु उस प्रस्ताव में थे और ये प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गया था। अब शाहनवाज जी से मैं अनुरोध करूंगी कि कुछ चीज़ें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में और हैं उसको इसमें जोड़ दें। शुक्रिया मित्रों। जो तथ्य अभी आराधना जी ने और रखा है बच्चों को लेकर, हम ये कह सकते हैं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और आदरणीय प्रियंका गांधी जी के सचिव संदीप सिद्दीकी के ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो फर्जी है, क्योंकि जो आधार बनाया गया था फर्जीवाड़े का, वो उसका अभी तक का निरीक्षण यहाँ लोगों ने किया है और एक ही देश से क्लियर हो जाती है।
दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा इसमें कि आपने देखा होगा एक पार्टी के बतौर, अभी जब महामारी है तो सरकार के अलावा एक पार्टी के बतौर भी सबकी अपनी जिम्मेदारी होती है। हमने अब तक उत्तर प्रदेश में 67 लाख लोगों तक सीधे अनाज या फिर खाना, पका हुआ खाना पहुंचाने का काम किया है। 40 जगहों पर हाईवे पर खाना, नाश्ता, दूध बांटा जा रहा है। 22 जिलों में हमारी साझी रसोइयाँ चल रही हैं। ये पूरा खर्च जो है, ये पूरा व्यवस्था है, वो पार्टी के बतौर हम कर रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं, आपको भी ये सवाल पूछना चाहिए कि एक पार्टी के बतौर भारतीय जनता पार्टी ने अब तक कितना व्यय किया है, कितना राहत पहुंचाई है, कितना पैसा उन्होंने खर्च किया है। सरकार के बतौर वो खर्च कर रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन एक पार्टी के बतौर वो कितना खर्च कर रहे हैं, ये भी एक मीडिया के लिए और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए एक अहम सवाल बनता है। दूसरी चीज़, आप अगर राजनीतिक परिदृश्य में ध्यान दें तो लगातार बीजेपी को डिफेंड करने के लिए कुछ लोगों को उकसाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि वो हमारे खिलाफ बयान दें। जैसे आप पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी का अगर आप इधर 2 दिनों में पूरा रवैया अगर आप देखें, उनका ट्वीट देखें या उनकी जो बयानबाजी है, उससे स्पष्ट लग रहा है कि वो बीजेपी को डिफेंड कर रही है, वो बीजेपी को डिफेंड करती हुई दिख रही है। ये बात हमको इसलिए भी एक महत्वपूर्ण सवाल है कि उत्तर प्रदेश में इस लॉकडाउन के दौरान सबसे ज़्यादा अगर किसी ने पीड़ा झेली है तो दलित समाज के लोग हैं। ये जो माइग्रेंट लोग हैं, जो माइग्रेंट लेबर्स हमारे यहाँ एक रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा कौन लोग हैं? कौन लोग दिल्ली में जाकर के रिक्शा चलाते हैं? कौन लोग ठेला चलाते हैं? ये तो समाज के सबसे कमज़ोर तबके के लोग हैं, जिनके लिए बाबा साहब ने तमाम इस तरह के प्रयास किए कि उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आए। मायावती जी बाबा साहब के नाम पे राजनीति करती हैं, लेकिन वो उन मजदूरों के, दलितों के उत्पीड़न के सवाल पे, जो लॉकडाउन में जो मुश्किलात उन्होंने झेले, उस पर बात नहीं कर रही है। वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड कर रही है और ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना अघोषित प्रवक्ता बना रखा है। हो सकता है आने वाले दिनों में वो आपको हमको संबित पात्रा से भी वोट करते हुए दिख जाए। ये चीज़ें हमको इसलिए भी इस पर बात करने की ज़रूरत है कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन बनता जा रहा है उसमें पूरी तरह से विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी ही दिख रही है, बाकी कोई बीजेपी के खिलाफ या उनके नाकामियों की बात नहीं कर रही। मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। एक चीज़ें मैं एक और चीज़ें जोड़ना चाहती हूँ। इन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण एक विषय उठाया और मैं चाहती हूँ कि अगर मैं उस पर बोलना आवश्यक है। जब लॉकडाउन फर्स्ट शुरू हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी ने, उनके प्रमुख ने, प्रधानमंत्री जी ने भी और वरिष्ठ नेताओं ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी, और मुझे जहाँ तक याद है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने भी कहा था कि हम जितने भी सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, हर एक व्यक्ति, हर एक सदस्य 5 लोगों को भोजन कराएं। तो मेरी जितनी जानकारी, हो सकता है गलत हो, आप ज़्यादा जानते हो, 10 करोड़ से तो अधिक रजिस्टर्ड इनके पदार्थ मेंबर्स हैं। तो आज अगर 10 करोड़ से अधिक सदस्य हैं और इंटू 5 कर लीजिए, तो फिर सड़क पे भूखा तो किसी को दिखना ही नहीं चाहिए था। स्मृति ईरानी जी ने कहा था कि हम 80 करोड़ लोगों तक पहुंचेंगे, उनको भोजन कराएंगे, उनको खिलाएंगे पिलाएंगे। पर आज एक बड़ा मार्मिक वीडियो आया है जिसमें एक पिता अपनी छोटी दूधमुही बच्ची को रिक्शे पे बैठाकर, अपनी गर्भवती पत्नी को रिक्शे पे बैठाकर दिल्ली से अमेठी जा रहा है। कहाँ है स्मृति ईरानी? क्या उनका दर्द उनको नहीं दिख रहा है? तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, कांग्रेस पार्टी ने जो कहा है, इतिहास गवाह है हमारा, हमने जो कहा है वो किया है और जो कहा है वो आगे करेंगे। पर जिस द्वेष की राजनीति में लिप्त होकर भारतीय जनता पार्टी ने हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी के ऊपर एक राजनीतिक संकीर्ण विचारधारा के तहत जो झूठा मुकदमा लिखाया है, हमें अपनी न्यायपालिका पे विश्वास है, पूरा भरोसा है कि हम उनको न्यायालय में हमारी जीत होगी, क्योंकि सच हमेशा जीतता है और झूठ हमेशा हारता है। आमना जी, दिनेश शर्मा ने ये कहा कि कांग्रेस सेवा के नाम पर ढोंग कर रही है, क्योंकि एक तरफ वो पद बेचने का दावा करती है,
बिल्स का बार रिमाइंडर भेजा गया, क्योंकि ऑलरेडी 17-18 लाख का बिल पहले उनका कहना है कि यूपी गवर्नमेंट ने पे किया था। उसके बाद रिमाइंडर भेजा गया जबकि इन लोगों की आपसी बातचीत हुई थी यूपीएसआईटीसी और जो राजस्थान रोडवेज के अधिकारी। रिमाइंडर मतलब पत्र से भेजा होगा, पत्राचार होगा कुछ, वो सार्वजनिक करें। हम तो पत्र लेकर के आए हैं आपके बीच में। ये जो पत्राचार हुआ है, ये वो पत्र है जो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और राजस्थान परिवहन निगम के बीच में हुआ था। अगर कोई रिमाइंडर हुआ है, आया है, तो वो उसको सार्वजनिक करें, उनके पास रिकॉर्ड होगा। तो ये मिथ्या है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी जी के उस प्रस्ताव से किस तरह से उसको स्वीकार ना करे, किस तरह से उस प्रवासी मजदूरों तक वो बसें ना पहुंचे, किस तरह से कांग्रेस की मदद ना पहुंच पाए, केवल इस पर ध्यान दे रही है। इतना ही अगर टेस्टिंग जो उन्होंने बसेस की कराई है, इतनी कोविड की टेस्टिंग करा दी गई होती तो आज हमारा नियंत्रण होता कोविड पे, इस तरह से केस ना बढ़ रहे। आराधना जी, इसी से मैं एक सवाल है। अभी आपने माना है कि 36 लाख रुपए का भुगतान राजस्थान परिवहन निगम को उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। इसमें से मेरे ख्याल से 19 लाख का कुछ किया है, अभी पेंडिंग भी है, मतलब पेंडिंग भी है कुछ भुगतान किया है। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आपने ये भी माना है कि दो राज्यों के परिवहन विभागों के बीच में इस तरीके पैसे का लेन देन होता रहता है, हमेशा से हुआ है। लेकिन कोरोना की जैसे आज स्थिति आई है, मुझे नहीं याद है कि अभी हाल फिलहाल इधर 30-40 सालों में कभी आई है, तो आपको नहीं लगता कि ये पैसे का लेन देन नहीं होना चाहिए था मानवता के नाम पे? दूसरी चीज इससे जुड़ा हुआ, आप जो 1000 बसें ऑफर कर रहे हैं, उसमें जितने भी बसें सरकार के हिसाब से ठीक, जितनी भी बसें सरकार के हिसाब से ठीक थी, तो क्या उसमें भी पैसे का लेन देन होगा? मतलब सरकार राजस्थान की सरकार किराया मांग। फिर से सवाल आखिरी जो सेकंड हाफ है सवाल का वो दोहराइए। मैंने आपके पहले स्पष्ट कर दूं, पहला हाफ जो है वो चौधरी जी बता देंगे, दूसरे का जवाब मैं दूंगी आपको। भाई साहब, आपने कहा कि ये महामारी जो मेरी जानकारी में 40 साल में मैं मानता हूँ नहीं रही है, और ये सरकार ने पैसा लिया तो इस समय नहीं लेना चाहिए था। तो मेरा भी आपसे ये है कि अगर इस महामारी में भारतीय रेल अगर सरकारों से पैसा ले सकती है तो ये तो 36 लाख का भुगतान है, हमारी सरकारों ने 35-35 करोड़ का भुगतान किया है रेलवे को, उन्हें भी तो पैसा नहीं लेना चाहिए था। तो भारतीय रेल किसकी है? वो भी तो सार्वजनिक संपत्ति है, उससे पैसा क्यों लिया? एक सवाल है कि सरकार, आप दूसरा प्रश्न एक सेकंड, जो आपने 1000 बसें ऑफर की थी, तो उसमें भी किराए की चीज थी कि वो फ्री सेवा थी? अरे वो फ्री थी, हमने तो बार बार कहा, लाख बार कहा। जो हमारी चिट्ठी है उसको पढ़ लीजिए, जो 16 मई को हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी। जो क्या डिप्टी सीएम ने उसी को कोट करके कहा था कि हम ये कैसे मान लें कि ये समाज सेवा के नाम पर? हम देखिए, मुझे तो बड़ा अफसोस है कि डिप्टी सीएम जी जो हैं वो बड़े महान पद पे आज भी हैं। इसके पहले मेयर थे, उसके पहले विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं। वो कैसे इस तरह की बात कर सकते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य है। फिर भी मैं इतना ही कहूँगी कि कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका जी का आह्वान पर जो 1000 बसें भेजी थी वो सेवा भाव से भेजी थी। उसमें हमने एक पैसा भी उत्तर प्रदेश की सरकार से नहीं लेना था। और खाली बस का नहीं, हमने उनसे ये भी कहा था कि इसके लिए हम बसेस का सैनिटाइजेशन, बसेस में मास्क और बसेस में पानी पीने की भी व्यवस्था कांग्रेस पार्टी अपनी ओर से करेगी। ये स्पष्ट है, इसमें कोई संशय नहीं। आराधना जी, सरकार ने खासतौर पर जिन पत्रों का आप जिक्र कर रहे हैं कि राजशेखर ने राजस्थान सरकार को पत्र लिखा कि पैसे जो है उसका विवरण दिया जाए, हम भुगतान करें। उस पत्र में इस बात का जिक्र है कि यदि आवश्यक हो तो, क्योंकि साफ तौर पर कोविड-19 जैसी महामारी पहली बार सबकी लाइफ में देखने को मिली, उसमें हर दूसरा मदद करने का प्रयास किया जा रहा है। उस पत्र के ये तीसरा पैरा पढ़िए जिसमें लिखा है कि यदि आवश्यक हो तो राजस्थान सरकार बिल का विवरण आएंगे तब हम भुगतान करेंगे। तो क्या ये नहीं लगता है कि एक तरफ एक तरफ इस बसों की सर्विस और सेवा देने की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि आवश्यक है तो आप मोटिवेट करें? देखिए, अगर आप तीसरा पैरा नहीं, आप अंतिम पैरा पढ़िए, जो लास्ट पैरा है, उसमें जो आपके भी जब आप लोग एंकरिंग, मैं कहते रही हूँ कि जब आप ये एक सेट फॉर्मेट होता है पत्राचार का,
अंत में जो कंक्लूड करा जाता है, आप भी जब कंक्लूडिंग कमेंट मांगते हैं तो वही मानते हैं कि वही हमारा स्टेटमेंट है। अंत में उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि कृपया आप अपना ब्यौरा, सत्यापित ब्यौरा हमें प्रस्तुत करें। तो ये कह देना कि यदि उन्होंने लिखा, और फिर दूसरी बात, इसको ये कोई मंशा नहीं थी कांग्रेस पार्टी की कि 36 लाख रुपए उनसे ले लें और 19 लाख ले लें, पर हमारा सिर्फ इतना स्पष्ट कहना है कि कांग्रेस की नीयत उस दिन भी स्पष्ट थी जब ये बच्चों को लेने बस गई थी। हमने उनसे कोई ये नहीं मांगा था कि आप इसकी फिटनेस भेजिए, परिचालक के नाम भेजिए, उनका सारा वो करा करके सुबह 12 बजे रात में आप भेज रहे हैं कि 10 बजे आप हमको उपलब्ध करा दीजिए। हमने ऐसी कोई भी उसमें गुंजाइश नहीं रखी थी। हमने उनको बड़ी संवेदना के साथ उनका स्वागत किया था। जो हमसे मदद बन पड़ी थी सरकार की, राजस्थान सरकार की, उन्होंने वहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार की मदद की थी, और मदद करके कोई हमने उदारता नहीं दिखाई थी, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी थी। बहुत बहुत धन्यवाद।